स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और जैसा कि आप सभी जानते हैं रिप्रोडक्शन का एक टॉपिक चल रहा था, उसी को मैं आज कंटिन्यू करूंगी और आज हम इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। आज की क्लास होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेशन को। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसमें हम बेसिकली प्रजनन के बारे में जान रहे थे और हमने ये जाना था कि जो प्रजनन होता है वो दो तरीके से होता है ना। एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक सेक्सुअल होता है, यानी एक अलैंगिक प्रजनन होता है और एक लैंगिक प्रजनन होता है, जिसमें मैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों के बारे में पढ़ा चुकी थी, यानी लैंगिक और अलैंगिक हम पढ़ चुके थे, दोनों में अंतर अच्छे से समझ चुके थे। आज की क्लास में मैं आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडिविजुअली पढ़ने जा रहे थे, जैसे लास्ट क्लास में मैंने फीमेल सेक्स प्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन जो है उसको स्टार्ट किया था और मैंने डायग्राम की हेल्प से हर वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताया था जो किसी फीमेल में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे एक बेबी का जन्म होता है, कैसे एक बेबी बॉर्न होता है, वो हमने उसके लिए जो फीमेल के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स है उसके बारे में जाना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वापस से पूरी कहानी हम समझते हैं। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनाटॉमी के बारे में जानेंगे, यानी महिला प्रजनन प्रणाली शारीरिक संरचना। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। मेल फीमेल दोनों आज हम पढ़ेंगे और आज फाइनली ये चैप्टर आपका हो जाएगा ओवर, फिनिश हो जाएगा आपका ये चैप्टर आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो महिला प्रजनन प्रणाली को विभिन्न कार्य करने के लिए तैयार किया गया है, बिल्कुल सही। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फ्रेम्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। नेक्स्ट, ये अंडे की कोशिकाएं बनाता है, बिल्कुल सही। ये क्या करता है? अंडे की कोशिकाएं बनाता है जो प्रजनन के लिए आवश्यक होती हैं, जिन्हें ओवा कहा जाता है। तो अंडे की जो कोशिकाएं हैं ये प्रजनन के लिए बहुत जरूरी है और ये मिलकर क्या बनाती हैं? ओवा बनाती हैं, जिन्हें हम एग कहते हैं, है ना। इट क्रिएट्स एग सेल्स दैट आर एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन नोन एज ओवा, है ना। ओवा को हम क्या कहते हैं? एग्स कहते हैं। फीमेल में क्या होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है? तो फीमेल्स में एग्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? फीमेल्स में एग्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं, डिंब को निषेचन के क्षेत्र में पहुंचाने के लिए प्रणाली का आयोजन किया जाता है। डिंब को निषेचन के क्षेत्र में पहुंचाने के लिए प्रणाली का आयोजन किया जाता है। अभी मैं समझाऊंगी कि डिंब क्या है। द सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड टू डिलीवर द ओवर टू द रीजन ऑफ द फर्टिलाइजेशन, है ना। तो जो डिंब या में कहो ओवा फर्टिलाइजेशन के लिए उसे कहाँ पहुंचाना होता है और क्यों ही पहुंचाना है, अभी हम जानेंगे डायग्राम की हेल्प से। कुछ थ्योरी अभी देख लें। नेक्स्ट आते हैं, अंडे का निषेचन शुक्राणु के साथ फैलोपियन ट्यूब में होता है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। द एग फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब अलोंग विद द स्पर्म। जो स्पर्म होते हैं वो किससे मिलते हैं? तो एग से मिलते हैं, लेकिन जो स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो किस पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर होता है? आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब। जहां तक मुझे याद है, आपको याद होना चाहिए, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये फैलोपियन ट्यूब कहाँ होती है। ये तो हम सबको पता है कि जो बेबी बनना स्टार्ट करता है या एग जो स्पर्म होता है वो एग से जाकर मिलता है, वो कहाँ जाकर मिलता है? तो फीमेल की इंटरनल ऑर्गन में जाकर मिलता है, जहां बच्चा जन्म लेने वाला या जहां पर बच्चा बनना होता है ना। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो इंटरनल होते हैं और मेल का कैसा होता है? एक्सटर्नल, बाहर की ओर उभरा हुआ सा, निकला हुआ सा रहता है। और फीमेल का कैसा होता है? इंटरनल होता है, जहां बच्चा बनना शुरू करता है। ये भी कहाँ हो रहा है? तो ये भी जो एग है, जो स्पर्म है वो एग से जाकर कहाँ मिल रहे हैं? तो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब है, अभी बताऊंगी, वहां जाकर मिलेंगे और वहीं क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। गर्भाशय की दीवारों में प्रत्यारोपण और गर्भावस्था के चरणों की शुरुआत निषेचित अंडे का अगला चरण होता है। उपर्युक्त कार्यों के अलावा महिला प्रजनन प्रणाली प्रजनन चक्र को बनाए रखने के लिए महिला सेक्स हार्मोन के उत्पादन में भी शामिल होता है। महिला से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, आगे वो भी हम जानेंगे। वो भी बहुत जरूरी होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों से सेक्स हार्मोन निकलता है, तभी क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। एक एज के बाद ये अपने आप ही बनता है और अपने आप ही रिलीज होता है, ठीक है, अभी जानेंगे उसके बारे में। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे, ठीक है, और ये पता भी होने चाहिए। नेक्स्ट,
अब आते हैं यहाँ पर एक एक पॉइंट्स को इंडिविजुअली समझने के पहले इसे ध्यान से ये देखिए, ये है हमारी फैलोपियन ट्यूब, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, महिला प्रजनन तंत्र हम पढ़ रहे हैं। तो जो प्रजनन होता है, महिलाओं के कौन कौन से पार्ट है जो मतलब हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, बेसिकली इंडिविजुअली आज हम उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सो ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है, तो इसे हम ओवरी कहते हैं, इसका होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला सेक्शन क्या होता है, पतली सी लेयर ये होती है जैसे वजाइना कहते हैं, ये सर्विक्स होता है, ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, ये सर्विक्स होता है ना। ये देखो थोड़ा सा थिक सा, थोड़ा मोटा दिख रहा है, उसके पीछे कारण है, बताऊंगी क्या होता है। और सबसे अंदर वाला ये पार्ट क्या कहलाता है, यूट्रस कहलाता है। क्या कहलाता है, गर्भाशय कहलाता है, बच्चा यही बनता है। पर अब प्रश्न उठ रहा है कि एक्चुअल में ये बच्चा बन कैसे रहा है, तो सुनते हैं हम, समझते हैं हम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अरे जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का आप सब भी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। आप सबको भी ऐसे ही डायग्राम बनाना है अपने नोट्स में, ओके। ये मत कहना हमसे नहीं बन रहा है, सबसे बनेगा, मैं भी बना के ही बता रही हूँ, विशेष रूप से आपके लिए ही बना के बता रही हूँ, विशेष रूप से आपके लिए ही बनाकर बता रही हूँ। ये कुछ ऐसा होगा। ये वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होती है, ओवरी एक, ओवरी दो, ओवरी एक और ओवरी ये दूसरी वाली होगी, ओके। एक बड़ी एक छोटी नहीं बननी है भाई। चलो दूसरी चीज, इस वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहलाती है, वजाइना कहलाती है। कलर थोड़ा चेंज कर रही हूँ, ये वाला सेक्शन थोड़ा ऐसा होगा, है ना, और ये वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा चल एक एक को नाम देते हैं। सबसे पहली चीज तो इसे हम क्या कहते हैं, तो ये है ओवरी, है ना। इस हिस्से की अगर मैं बात करूं तो ये कहलाती है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब ये कहलाती है। इसे हम यूट्रस कहते हैं, ये यूट्रस हिंदी में गर्भाशय है, गर्भाशय है, ओके। इस सेक्शन की बात करें तो अगेन ये भी क्या है भाई, ओवरी ही है। और फैलोपियन ट्यूब कितनी होती हैं, दो होती हैं, दोनों ही साइड होना जरूरी होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है वजाइना। और इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो सेक्शन है इसे हम सर्विक्स कहते हैं। या आप इसे नहीं भी ध्यान रखोगे ना तो ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको इसलिए मैं इसको हटा दे रही हूँ। नाम याद करना है तो वो तो आपको वहां पर भी दिया हुआ है। इतनी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कैसे एक बच्चा या कैसे एक बेबी यहाँ पर बनता है वो हम जानते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि जो पहली चीज तो जो ओवम होता है ना, इसमें क्या बनते हैं, छोटे छोटे से ये फॉलिकल बनते हैं, है ना। ये जो इसमें भी क्या बनते हैं, छोटे छोटे से ये फॉलिकल बनते हैं। फॉलिकल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो हिंदी में ये पुट्टिकाएं कहलाती हैं, है ना। ये क्या है, फॉलिकल, फीमेल की बात चल रही है। और फॉलिकल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो ये पुट्टिकाएं कहलाती हैं। क्या कहला रही है भाई, ये पुट्टिकाएं कहलाती हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो फॉलिकल होते हैं ना, एक्चुअली कुछ इस तरीके से चलते हैं और ये आगे चलकर एक बड़ा सा क्या बना लेते हैं, ये एग बना लेते हैं, एक एग बना लेते हैं। तो ये जब बहुत सारे फॉलिकल्स छोटे छोटे से हैं, फिर ये सर्कल ऐसा चलेगा, फिर ये एक एग बनाएगा, फिर जब ये इधर से जाएगा, ये एक्चुअली प्रोसेस तो यहाँ चल रही है, प्रोसेस तो यहाँ चल रही है कि छोटे छोटे जो ये फॉलिकल थे इन्होंने मिलकर एक बड़ा सा एग बनाया,
है ना, इन्होंने मिलकर एक बड़ा सा क्या बनाया, एग बनाया। अब वो यहाँ से होता हुआ, इससे होता हुआ, है ना, किस पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर रुकेगा, यहाँ पर इस सेक्शन में जाकर रुकेगा। 3 दिन तक वो वेट करता है, 3 दिन तक वो जो एग है वहां पर वो वेट करेगा। अगर जो स्पर्म है वो यहाँ से जाएगा और वो जाकर इससे इसे टकरा जाए, किस पर्टिकुलर हिस्से में टकराएगा, अब भी हमने देखा था कि ये फैलोपियन ट्यूब में जाकर टकराता है, अंडवाहिनी जिसे हम कहते हैं। अगर ये वहां पर जाकर टकराएगा तो वहीं पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होगा। अब जब निषेचन होता है, या मैं कहूँ पहले तो वो 3 दिन तक वेट करता है, अगर स्पर्म उससे नहीं टकराता है तो जानो, और अगर स्पर्म टकरा जाता है तो जानते हैं। पहले हम ये देख रहे हैं कि स्पर्म अभी उससे नहीं टकराया है, तो इसकी जो साइड की दीवारें हैं और जो ऊपर की दीवारें एक्चुअली में पहले वो पतली होती हैं, और हर एक महीने में यहाँ से एक एग निकलता है, एक इस साइड से, एक इस साइड से। एक बार इससे निकलेगा, अगले महीने इससे निकलेगा, एक बार इससे निकलेगा, एक बार इससे निकलेगा, ऐसा नहीं कि दोनों से दोनों साथ में निकलते हैं। क्लियर ये चीज? तो होता क्या है कि यहाँ पर जो वॉल है और इनकी जो वॉल है वो धीरे, पहले कैसी होती है, पतली होती है, लेकिन जब ये यहाँ पर आता है तो जो आने वाले 3 दिन होते हैं उसमें ये थोड़ी थोड़ी करके क्या होने लगती है, मोटी होने लगती है। क्लियर? जब ये एग यहाँ पर आता है फैलोपियन ट्यूब में, इधर आकर जब ये खड़ा रहता है, तो जब तक स्पर्म का ये वेट करता है, तो ये जो वॉल होंगी वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, थिक यानी कि मोटी होने लगेंगे। फिर क्या होता है कि अगर स्पर्म नहीं आएगा तो ये क्या होता है, आकर इसमें मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा, या तो ये इससे आके मिल जाएगा, या तो ये इस वॉल में जाकर भिड़ जाता है। और फिर क्या होता है कि जो ये दीवारें होती है ना, ये अपने आप टूटकर बिखरने लगती हैं, और जो ब्लड है वहां से निकलता है। इसी को हम मासिक चक्र कहते हैं, पीरियड्स प्रॉब्लम कहते हैं। प्रॉब्लम तो नहीं है एक्चुअली ये, बट हाँ जो पीरियड्स होते हैं वो यहीं से ही फिर स्टार्ट होते हैं। हर महीने ऐसी ही प्रोसेस चलती है, एक बार कि यहाँ से निकलेगा, एक बार यहाँ से निकलता है। ऐसा नहीं है कि ये कई बार 2 निकल गया, है ना, बहुत ऐसे फिर तो वो डिसीज एक अलग ही चीज निकल कर आएगी। बट वो जो सिस्टमेटिक सिस्टम चलता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, कुछ ऐसी कहानी होती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर मान लो कि जो स्पर्म है वो आया और आके सीधा इससे टकरा गया, फिर क्या होगा। तो अगर स्पर्म आके इससे टकराता है तो कहानी कुछ ऐसी होती है कि जो ये इससे टकराएंगे तो फिर ये आकर अगेन फिर ये इस हिस्से में आएगा, है ना, 2 मिनट रुकना, फिर ये आगे की तरफ आएगा, है ना, और ये आकर इससे चिपक जाएगा। और जब ये इससे चिपकेगा तो एक समय के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा थैली जैसा बन जाएगा। अब इसमें क्या होगी, एक नाल जैसी जुड़ी होगी। अब किस पेन से बना दूं, व्हाइट से बनाती हूँ, व्हाइट तो हो गया, ग्रीन हो गया, येलो से बनाते हैं। अब क्या होगा कि एक नाल जैसी रहेगी और जो बच्चा होगा वो धीरे धीरे करके यहाँ पर बनना शुरू कर देगा, धीरे धीरे करके बनना शुरू कर देगा। और जो ये नाल होगी वो इससे जुड़ी रहेगी, जिससे उसको क्या मिलता रहेगा, खाना मिलता रहेगा। बच्चे जैसे माँ कुछ भी खाएगी ना, वो एक्चुअली उनके नाभिक से कनेक्ट रहेगा, और उनके नाभिक से कनेक्ट रहेगा। जैसे जैसे जो माँ खाती रहेगी तो वो बच्चे से भी यहाँ पर जुड़ा रहता है उसके नाभिक से। क्लियर? तो माँ जैसे जैसे जो जो चीजें खाती है वो बच्चे से भी, बच्चे की तक पहुंचता रहता है। और यहाँ से भ्रूण अवस्था में यहाँ से बच्चे का विकास होता है, और 9 महीने तक बच्चा पूरा यहीं पर ही बनता है। मैंने आपको दोनों स्थिति बता दी। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बीच बीच में मैंने वो भी बताए हैं आपको, जो पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की थी, अभी भी बता रही हूँ, कुछ इस तरीके की कहानी चलती है। खैर बहुत डिटेल में हो गया, आगे आते हैं। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरी, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, जो कि इस हिस्से में होते हैं। ओवरी यानी अंडाशय जो कि इस हिस्से में होते हैं, इसे हम देखते हैं। सबसे पहली चीज तो अंडाशय मुख्य महिला यौन अंगों के रूप में जाना जाता है। किसी भी महिला में अगर ये अंडाशय या ओवरी नहीं है तो वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, जो महिला युग्मक और विभिन्न हार्मोन का उत्पादन करता है, वहां से एक प्रोजेस्टेरोन करके हार्मोन निकलता है, जो कि एक तरीके का सेक्स हार्मोन होता है। ये एक उम्र के बाद रिलीज होता है। जैसे कि कुछ जेनिटल ऑर्गन होते हैं 13 से बाद, जो हमारी किशोर अवस्था होती है, वहां से चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, नर हो या फिर नारी हो, दोनों में ही जो जनन अंग होते हैं वो धीरे धीरे करके विकसित होने लगते हैं। ठीक है, सो अंडाशय मुख्य महिला यौन अंगों के रूप में कार्य करती है, जो महिला युग्मक और विभिन्न हार्मोन का उत्पादन करते हैं। ये अंग पेट के निचले हिस्से के दोनों तरफ एक एक करके स्थित होते हैं।
पेट के निचले हिस्से में रहते हैं और ये कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। प्रत्येक अंडाशय की जो लंबाई है वो लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, जो बाद में स्नायु बंधन के माध्यम से गर्भाशय और श्रोणि की दीवार से जुड़ जाती है। स्नायु बंधन को हम लिगामेंट कहते हैं, तो उसकी हेल्प से, और गर्भाशय और श्रोणि की दीवारों पर मतलब इस पर जाकर क्या होती है, जुड़ जाती है ना, इस पर जाकर क्या करती है, जुड़ जाती है। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट मैंने बताया था ना, ये ऐसे निकलेगी या तो इससे या तो गर्भाशय की दीवारों से जाकर जुड़ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद यूट्रस की। अगर मैं बात करूं तो यूट्रस के बारे में जानते हैं, जो कि बेसिकली क्या कहलाता है, गर्भाशय। कहीं आप देख रहे होंगे कि ये वॉल बहुत मोटी है, कहीं पतली है। मैंने कारण आपको बताया कि ऐसा क्यों होता है। पहले तो इस लाइन को हटा देना कि गर्भाशय को गर्भाशय भी कहा जाता है। ये मादा प्रजनन प्रणाली का एक मांसपेशीय उल्टे नाशपति के आकार का अंग होता है। पहली चीज तो ये कैसा होता है, मस्क्यूलर होता है, मांसपेशीय बोला है, और नाशपति को उल्टा कर देंगे तो कुछ उस आकार का ये होता है। गर्भाशय की दीवारें 3 परतों की बनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। आंतरिक ग्रंथि परत, मध्य मोटी परत और बाहरी पतली परत। बाहर कैसी परत होती है, पतली, मध्य में मोटी होती है ना, और आंतरिक कैसी होती है, ग्रंथि की परत होती है। इन 3 परतों को स्नायु बंधन द्वारा बनाए रखा जाता है। स्नायु बंधन मतलब लिगामेंट की हेल्प से इन्हें आपस में जोड़ा जाता है, जो श्रोणि की दीवार से जुड़े होते हैं, जो गर्भाशय को ऊपर और साइड वाला सेक्शन बताया था, जो फिर एक संकीर्ण गर्भाशय ग्रीवा को योनि में खोलते हैं। योनि के साथ गर्भाशय ग्रीवा नहर जन्म नहर बनाती है। एक मिनट रुकना। हाँ, तो यहाँ पर योनि का मतलब इतनी शुद्ध हिंदी आ गई थी, इसलिए मैंने एक बार कंफर्म देख रही थी मैं क्या है वो। तो योनि का मतलब यहाँ पर वजाइना से है। तो वजाइना के साथ यानी योनि के साथ गर्भाशय ग्रीवा नहर जन्म नहर बनाती है। योनि एक मांसपेशीय नली होती है, बहुत पतली सी ये होती है, जो गर्भाशय के निचले सिरे से शुरू होकर बाहर की ओर जाती है। जो गर्भाशय, ये गर्भाशय है पूरा, है ना, इसके निचले सिरे से यहाँ से शुरू होती है और बाहर की तरफ ये जाती है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, अब है फेलोपियन ट्यूब। हमने क्या क्या देख लिया, 2 चीजें देख ली, हमने यूट्रस देख लिया है और हमने ओवरी के बारे में जाना। 2 चीजों के बारे में मैं बता चुकी हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब्स को हम देखते हैं, जो कि ये होती है फेलोपियन ट्यूब्स, है ना। इसका भी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका भी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो फेलोपियन ट्यूब मांसपेशियों की नलियों और फनल के आकार की संरचनाओं की एक जोड़ी होती है, पेयर में ये होती है, जो गर्भाशय के ऊपरी कोनों के दाएं और बाईं ओर में अंडाशय के किनारे तक फैली हुई होती है। बिल्कुल अंडाशय के किनारे तक ये इस तरीके से फैली हुई होती है। ये नलिकाएं छोटे छोटे उभरों में घिरी होती हैं, जिन्हें प्रिम्बिया कहा जाता है, जो अंडाशय के ऊपर से निकलकर जारी अंडों को उठाती है और उन्हें गर्भाशय की आपूर्ति के लिए इनफंडिबुलम तक पहुंचाती है, मतलब इस सेक्शन तक पहुंचाती है ना। इस सेक्शन तक पहुंचाने का काम भी ये करती है और हो भी फेलोपियन ट्यूब में ही रहा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी किसी की एक फेलोपियन ट्यूब होती है, बट उसमें भी बच्चा जन्म ले लेता है, कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक फेलोपियन ट्यूब से बच्चा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, कितनी सारी कहानी बताई है, वहां से ही समझ जाइए। प्रत्येक फेलोपियन ट्यूब सीलिया से ढकी होती है। सीलिया उसकी एक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, जो डिंब को गर्भाशय तक ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट आते हैं वजाइना की तरफ। योनि एक मांसल और लोचदार, ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसे हम कहते हैं, जो गर्भाशय ग्रीवा को बाहर शरीर से जोड़ती है। यह संभोग में लिंग के लिए एक पात्र के रूप में कार्य करती है, जो शुक्राणु को फेलोपियन ट्यूब और गर्भाशय तक पहुंचाता है ना। जो स्पर्म होता है वो इसी के माध्यम से गर्भाशय तक जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ये बच्चे के जन्म के दौरान भ्रूण के प्रसव की अनुमति देने के लिए विस्तार करके जन्म नहर के रूप में भी कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो एक तरीके के हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अंडाशय द्वारा कहां से निकलते हैं, फीमेल के एग से निकलते हैं। ये क्या है, तो ये एक सेक्स हार्मोन होते हैं, जो कि किस उम्र के बाद रिलीज होते हैं, तो या मैं कहूँ आते हैं शरीर में, बनते हैं तो 13 के बाद, जब एक बच्चे की किशोर अवस्था शुरू होती है, एक बच्चे की किशोर अवस्था शुरू होती है। मेल में फीमेल में दोनों में होता है, पर हार्मोन्स अलग अलग है। इसमें कौन सा है, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, है ना, उसमें एंड्रोजन होगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय द्वारा उत्पादित होते हैं, जो उचित गर्भाशय चक्र को बनाए रखकर और महिला माध्यमिक यौन विशेषताओं को विकसित करके प्रजनन अंगों के विकास को बढ़ावा देते हैं। इनका निकलना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रजोनी वृत्ति के दौरान
आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच गर्भाशय चक्र बंद हो जाता है। मतलब बच्चे को जन्म देने की भी एक उम्र होती है, ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत कोई महिला बच्चे को ही जन्म देती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। और अंडाशय अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन नहीं करते हैं। मतलब अगर कोई महिला 45 से 55 वर्ष की हो जाती है तो उनके शरीर में ये दोनों हार्मोन जो है वो रिलीज पे नहीं होंगे, और जब वो हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, या वो महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पर अधिक उम्र होने के कारण भी महिला बच्चे को जन्म दे देती है, पर वो ऐसे हवा में चीजें नहीं होती है, डॉक्टर के अंडर में ही और अंडर ऑब्जर्वेशन ही सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, ये कुछ डायग्राम है, इसकी खैर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर ओवर होता है। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, और जहां तक मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही मैंने चीजें आपको बताई हैं। बुक्स में आप पढ़ोगे तो अगेन मैं आपको बता दूं, आपको एक्स्ट्रा में ही बहुत कुछ मिलेगा, है ना। बड़ी मुश्किल से पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के तो मैंने ये चीजें निकाली हैं आपके लिए, ताकि इजी वर्ड्स में आपको समझ में आ जाए। पुरुष प्रजनन तंत्र, पुरुष प्रजनन प्रणाली में वृषण, अंडकोश, शुक्राणु नलिकाएं, पुरुष सहायक ग्रंथियां और लिंग शामिल होते। कल भी हमने ये देखा था, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि जो मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो प्रजनन, फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूंगी, या मेल और फीमेल का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं या कौन कौन सी ऐसी चीजें जो फीमेल में होना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो मेल में होना चाहिए, जो हमने अच्छे से देख ली थी, है ना। ये सभी अंग शुक्राणु, पुरुष युग्मक, पुरुष सेक्स हार्मोन और वीर्य के अन्य घटकों का उत्पादन करने के लिए एक साथ काम करते हैं, पता है हमको। लिंग और मूत्र मार्ग प्रजनन और मूत्र प्रणाली दोनों का हिस्सा होता है। ये दोनों का ही हिस्सा होता है, प्रजनन का भी और मूत्र प्रणाली दोनों का ही हिस्सा होता है। क्या? लिंग और मूत्र मार्ग। अंडकोश, वीर्य पुट्टिका, वास डेफरेंस, अंडकोश वृक्षण जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, और प्रोस्टेट सभी शेष पुरुष प्रजनन प्रणाली का निर्माण करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इन सबका होना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से, पुरुष प्रजनन प्रणाली में वृक्षण, अंडकोश, अगेन रिपीट हो गया क्या? चलो वही, वो दोबारा रिपीट नहीं हुआ था, मेरा हाथ वापस से शायद आ गया था क्या। चलिए स्पर्म के बारे में जानते हैं, अंडकोश की थैली के बारे में जानते हैं। एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन स्पर्म से रिलेटेड थी शायद। नेक्स्ट आते हैं, ये मोटी त्वचा की एक थैली होती है जो वृक्षणों की रक्षा करती है, ठीक है, और इन्हें घेरे रखती है। किसकी रक्षा करने का काम करती है? वृक्षणों की टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? अंडकोश। यह वृक्षण के तापमान को भी नियंत्रित करती है, क्योंकि उपयुक्त शुक्राणु निर्माण के लिए उन्हें शरीर के तापमान से थोड़ा कम तापमान पर होना पड़ता है। दीवार की मांसपेशियां वृक्षण को शरीर से दूर लटकने देती हैं, है ना, और यह सुरक्षा और गर्मी के लिए उन्हें पास खींचने के लिए सिकुड़ती भी है। नेक्स्ट आते हैं टेस्टिस की तरफ। टेस्टिस की बात करूं तो मनुष्य में वृक्षण का एक जोड़ा मौजूद होता है। वृक्षण शरीर के बाहर एक थैली में मौजूद होता है ना, ये थैली में एक मौजूद होता है और ये जोड़े में होता है, जिसे अंडकोश कहते हैं। ये अंडाकार शरीर होते हैं जिनकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर बाह्य वृक्षण से दाएं से थोड़ा नीचे लटका होता है। परीक्षणों को दो प्राथमिक कार्य इस प्रकार के हैं, तो टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन, ये एक पुरुष सेक्स हार्मोन होता है, और शुक्राणु उत्पादन या शुक्राणु जनन मनुष्य के जीन का एक वाहक होता है ना। क्या होता है? तो शुक्राणु उत्पादन या शुक्राणुजन ये मनुष्य के जीन का एक उत्पादक या वाहक होता है। दैट्स इट, इतना ही। बेसिकली मुझे आपको कुछ चीजें बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी, ताकि आपके माइंड में ये ना रहे कि हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ाया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको हर एक चीज पढ़ाई गई है, चाहे वो आपके बायो का कोई छोटा सा टॉपिक हो, चाहे आपके बायो का कोई बड़ा सा ही टॉपिक क्यों ना हो। मैंने आपके हर एक सेक्शन को कवर किया है और बहुत अच्छे से कवर किया है ना। सो मैं आपसे अगेन ये चीज कहूंगी कि प्लीज इसको अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना के लिखना। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं आप उसे डायग्राम की हेल्प से देखना, और दूसरी चीज कि आप उसमें जितने पॉइंट्स निकाल सकते हो उसे पॉइंट्स के फॉर्म में भी लिखना। मैंने दोनों ही लैंग्वेज का यहाँ पर प्रयोग किया है, और मैंने महिला के अंदर यहाँ पर तो क्लियरली आपको सारी चीजें बता ही दी। फर्टिलाइजेशन, निषेचन, कैसे बच्चा छोटा सा रहता है और कैसे एक छोटा सा बच्चा बड़ा बन जाता है, या उसकी ग्रोथ होती है, 9 महीने का पूरा टाइम पीरियड रहता है। और भी वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम कहीं नीट का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए इतना ही,
है ना, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे, और अब आपका पता है कोई ऐसा चैप्टर रह नहीं गया है, और केवल प्लांट हार्मोन का सेक्शन बढ़ाना है जो इसके बाद अपलोड हो जाएगा। सो आपकी ओवरऑल देखा जाए तो जूलॉजी बॉटनी दोनों सेक्शन ओवर हो गया है। ठीक है, चलो, अगर आप एसएससी जेईई 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि बिल्कुल नियर बाय है ना, तो आप हमारे सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ कई सारे बैच चल रहे हैं। अगर आप स्टेट एजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप नॉन टेक्निकल में सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आपका मन है केवल रीजनिंग पढ़ना है, केवल एप्टीट्यूड पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी, हिंदी, जनरल साइंस, तो भी आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टेस्ट देना भी इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे एसएससी जेईई के लिए हम शंकरनाथ सीरीज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए, उसे भी अटेंड किया करें आप लोग, वो स्पेशली आप सभी के लिए ही चल रही है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है। इसी के साथ साथ आज की क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया है, आज की क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया है उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आपको वहां जाना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है, उसे देखना है, उसके भरोसे नहीं रहना है, खुद से नोट्स बनाने हैं, खुद से भी नहीं बनाना है, एक साइड मेरी वीडियो चला देना, मैं खुद बता रही हूँ कि कैसे लिखना है। क्लियर? जहां पे आपको लग रहा है कि मैंने कई जगह पर, जैसे आज की क्लास में वो थ्योरी वाला सेक्शन था, मेन पॉइंट्स लिख दो, लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।